सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो पूरी तरह से अराजकता में डूबी हुई है, जहां कोई नियम कानून नहीं है, और फिर उसी उथल-पुथल के बीच से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा होता है जो न सिर्फ 400 साल तक शांति बनाए रखता है, बल्कि बंगाल को उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान भी देता है। आज हम पाल राजवंश के इसी शानदार सफर को समझने वाले हैं। तो इस सफर में हम 5 अहम पड़ावों पर रुकेंगे। पहले देखेंगे कि ये साम्राज्य अराजकता से कैसे पैदा हुआ, फिर इसके महान संस्थापकों से मिलेंगे, जानेंगे कि इसने बंगाल को एक स्वर्ण युग कैसे दिया, बौद्ध धर्म को दुनिया के कोने-कोने तक कैसे पहुंचाया, और आखिर में समझेंगे कि आज भी इनकी विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए कहानी एकदम शुरू से शुरू करते हैं। पाल साम्राज्य कितना बड़ा था, ये समझने के लिए हमें पहले उस अंधेरे को देखना होगा जिसमें बंगाल उस वक्त डूबा हुआ था। पालों के आने से पहले बंगाल एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था। इसे मत्स्य न्याय या कह ले कि मछलियों का कानून कहा जाता था। मतलब जहां बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। कोई सेंट्रल पावर नहीं थी, हर तरफ बस अफरा तफरी और अनिश्चितता का माहौल था। बंगाल को वाकई एक लीडर की जरूरत थी। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही अनोखा मोड़ लेती है। गोपाल ने तलवार के दम पर सिंहासन नहीं जीता, बल्कि उस दौर के जो बड़े बड़े नेता थे उन्होंने मिलकर उन्हें चुना था। एक तरह से एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। जरा सोचिए 8वीं सदी में यह कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी विचार रहा होगा। इससे पता चलता है कि लोग शांति के लिए कितने बेताब थे। किसी भी साम्राज्य की नींव उसके शुरुआती नेता ही रखते हैं ना। तो चलिए अब मिलते हैं पाल वंश के उन 2 आर्किटेक्ट से, एक पिता और पुत्र की जोड़ी जिन्होंने इस साम्राज्य को बुलंदियों पर पहुंचाया। तो सबसे पहले संस्थापक गोपाल। उन्होंने न सिर्फ बंगाल और बिहार में शांति कायम की, बल्कि एक नई परंपरा भी शुरू की। बंगाल के पहले बौद्ध राजा के तौर पर उन्होंने बिहार में ओदंतपुरी मठ की नींव रखी, जो आने वाले समय में ज्ञान का एक बहुत बड़ा केंद्र बनने वाला था। गोपाल के बाद आए उनके महत्वाकांक्षी बेटे धर्मपाल। उन्होंने साम्राज्य को इतनी तेजी से फैलाया कि जल्द ही पाल उत्तर और पूर्वी भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन गए। और हाँ, अपने पिता की तरह वे भी बौद्ध धर्म के बड़े संरक्षक थे, लेकिन उन्होंने इस विरासत को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करके। ये स्लाइड पिता और बेटे के विजन के फर्क को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। एक तरफ गोपाल हैं जो ओदंतपुरी मठ की नींव रखते हैं, एक मजबूत शुरुआत, तो दूसरी तरफ है धर्मपाल जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाते हैं। ये सिर्फ एक मठ नहीं था, ये उस समय का हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड जैसा था, एक इंटरनेशनल हब। इससे पता चलता है कि पाल साम्राज्य कितनी तेजी से बढ़ रहा था और उसकी सोच कितनी बड़ी होती जा रही थी। अब देखिए, जब किसी जगह पर शांति और स्थिरता आती है ना, तो वहां कला और संस्कृति को पंख लग जाते हैं। पाल काल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वो दौर था जब बंगाल ने सही मायनों में अपनी आवाज और अपनी पहचान को खोजना शुरू किया। इतिहासकार इसे यूं ही स्वर्ण युग नहीं कहते। ये सिर्फ एक राजनीतिक शक्ति का केंद्र नहीं था, ये एक क्रिएटिव ज्वालामुखी था जिसने बंगाल की संस्कृति को हमेशा के लिए बदल दिया। इस सांस्कृतिक क्रांति के दिल में थी भाषा। इसी दौर में अभट नाम की एक भाषा उभरी, और ये कोई मामूली बोली नहीं थी। ये वो जड़ है जिससे आज की 4 बड़ी भाषाएं बंगाली, असमिया, ओडिया और मैथिली निकली हैं।
तो हम जब इन भाषाओं को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पाल युग की विरासत को ही तो आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो इस नई भाषा में लिखा क्या गया? सबसे पहले चर्यापद, जिसे बंगाली साहित्य का पहला नगीना माना जाता है। लेकिन पालों ने सिर्फ नई भाषा को ही नहीं बल्कि संस्कृत के विद्वानों को भी खूब बढ़ावा दिया। गौड़पाद का आगम शास्त्र इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये एक ऐसा दौर था जब भाषा और साहित्य को शाही संरक्षण मिला हुआ था। पावलों की महत्वाकांक्षा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। अब हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने बौद्ध धर्म के जरिए अपनी संस्कृति और अपने विचारों को दुनिया भर में फैलाया। वे सही मायनों में ग्लोबल एम्बेसडर थे। कमाल की बात यह है कि पालों ने सिर्फ नई इमारतें ही नहीं बनाईं, उन्होंने नालंदा जैसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को भी नया जीवन दिया। उनके संरक्षण में ये जगहें ज्ञान के ऐसे इंटरनेशनल सेंटर बन गईं जहां दुनिया भर से छात्र और विद्वान खींचे चले आते थे। और यह सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं था। पाल कला की एक बहुत ही अनूठी शैली थी जिसकी गूंज हमें नेपाल से लेकर श्रीलंका, बर्मा और यहाँ तक कि जावा तक की कला में आज भी दिखाई देती है। ये एक तरह की सॉफ्ट पावर थी जो सैन्य शक्ति से कहीं ज्यादा असरदार साबित हुई। इस सांस्कृतिक लहर को अगर एक चेहरा देना हो तो वो चेहरा है अतीश का। वे पाल साम्राज्य के एक महान विद्वान थे जिन्होंने हजारों मील की यात्रा कर सुमात्रा और तिब्बत तक बौद्ध धर्म का संदेश पहुंचाया। वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वे पाल साम्राज्य के एक असल सांस्कृतिक राजदूत थे। 400 साल, ये एक बहुत लंबा समय होता है। तो इतनी लंबी विरासत के बाद पालों ने आखिरकार दुनिया को क्या दिया? चलिए उनकी इस स्थायी छाप पर एक आखिरी नजर डालते हैं। तो पालों की विरासत क्या है? सोमपुरा महाविहार जैसी भव्य वास्तुकला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे वर्ल्ड क्लास विश्वविद्यालय और एक ऐसी कला शैली जिसने पूरे एशिया को प्रभावित किया। ये सिर्फ इमारतें और मूर्तियां नहीं है, बल्कि एक महान सभ्यता के जीते जागते प्रतीक हैं। लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है। 12वीं शताब्दी में हिंदू सेन राजवंश के उदय के साथ पाल साम्राज्य का यह 400 साल लंबा सुनहरा सफर समाप्त हो गया और बंगाल के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। पाल स्वर्ण युग की सबसे बड़ी देन क्या थी? वो राजनीतिक स्थिरता जिसने बंगाल को बचाया, बंगाली भाषा की जड़ें, या फिर बौद्ध धर्म और कला का वो वैश्विक प्रसार जिसने एशिया का नक्शा ही बदल दिया? शायद इसका कोई एक जवाब नहीं है, और यही एक महान विरासत की सबसे बड़ी निशानी होती है। आज के लिए इतना ही।